हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग जिला परिषद फार्मासिस्ट 2023 जो कुल पद 540 आई है महाराष्ट्र में, उसमें जो हम लोग क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी पार्ट 16 आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यानी प्रीवियस क्लासेस में पार्ट 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, यानी टोटल 300 क्वेश्चंस, बिकॉज हर एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आज वाली क्लास में भी टोटल 20 क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं आज की क्लास पे। चूज द करेक्ट फॉर बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के लिए करेक्ट क्या है? AUC ओरल अपॉन AUC IV। आप बायो अवेलेबिलिटी का मतलब जानते होंगे, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, यानी हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, कितना प्रतिशत ड्रग जो है ब्लड के अंदर में अनचेंज फॉर्म में एंटर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? AUC ओरल अपॉन AUC IV, AUC IV अपॉन AUC ओरल, AUC ओरल अपॉन AUC IV इंटू 100, AUC IV अपॉन AUC ओरल इंटू 100। तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट AUC ओरल अपॉन AUC IV इंट्रावेनस और इंटू 100। एक्चुअली में इंट्रावेनस हम रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि इंट्रावेनस रूट से अगर हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर में, तो उस केस में बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। तो दैट्स बाई इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस मांगते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बायो अवेलेबिलिटी समटाइम फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, समटाइम आपको इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे न्यूमेरिकल टाइप्स के, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है जी, करेक्ट आंसर है। तो बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म एज अ डिटरमाइंड बाय इट्स कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड और बाय इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग गिवन बाय इंट्रावेनस रूट इज 100%। मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रावेनस रूट से अगर आप ड्रग देते हो तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। So the bioavailability of drug dosage form is determined by comparing it with the intravenous route. Thus bioavailability is given by the formula, ये formula उसका है, area under curve dosage form, area under curve intravenous into 100, AUC oral upon AUC intravenous into 100, AUC मतलब area under curve. Come to the next question student. Which route is suitable for mass इनोकुलेशन? मास इनोकुलेशन बेसिकली एनेस्थेटिक ड्रग के केस में यूज किए जाते हैं। तो कौन से रूट सुटेबल हैं? मतलब डर्मोजेट, पिलैट इम्प्लांटेशन, सिलास्टिक इम्प्लांट्स और एंट्रामस्कुलर। तो यहाँ पर डर्मोजेट एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, एक गन टाइप का होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एनेस्थेटिक ड्रग को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, डर्मोजेट है ना। क्या है डर्मोजेट? तो द डर्मोजेट इज अ गन लाइक इंस्ट्रूमेंट फॉर रैपिड इंजेक्शन ऑफ ड्रग इनटू द स्किन। स्किन में अगर रैपिडली किसी ड्रग को इंजेक्ट करना है तो आप इसको यूज करते हैं। इट इज इसेंशियली पेनलेस, ये पेनलेस होता है, एंड सुटेड फॉर मास इनोकुलेशन, मास इनोकुलेशन के लिए सुटेड होता है। इन दिस मेथड निडल इज नॉट यूज, निडल यूज नहीं होते। हाई वेलोसिटी माइक्रोजेट ऑफ द ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फॉर द माइक्रोफाइन ऑरिफाइस यूजिंग अ गन लाइक इम्प्लीमेंट। ये है आपका, ये आपका जो पेनिट्रेशन हो रही है क्या है जी, आपका पेनलेस एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, यही आपका क्या है जी, माइक्रोजेट है, डर्मोजेट है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिलोकार्पिन इज क्या है भाई? मैस्करेनिक कोलिनर्जिक ड्रग, निकोटिनिक कोलिनर्जिक ड्रग, अल्फा एड्रीनर्जिक ड्रग और बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग। तो पिलोकार्पिन एक्चुअली अल्कलॉइड हैं, आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये एक्चुअली क्या है, तो इनके पास मैस्करेनिक कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? मैस्करेनिक रिसेप्टर पर एज अ कोलिनर्जिक यानी एज अ एगोनिस्ट वर्क करते हैं। M1 M2 M3 रिसेप्टर पर एज अ एगोनिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस प्लांट से इनको हम ऑब्टेन करते हैं, एंड अदर स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज से। इट हैज प्रोमिनेंट मस्कुलिनिक एक्शन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट गैंग्लिया। इनके पास मस्कुलिनिक एक्शन होते हैं और ये क्या करते हैं, तो गैंग्लिया को स्टिमुलेट करते हैं। पिलोकार्पिन डायरेक्टली स्टिमुलेट कोलिनर्जिक रिसेप्टर, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर को डायरेक्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टिमुलेट करते हैं। एक्टिंग ऑन सब टाइप ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। फाइंड ऑन द आइरिस स्फिंक्टर मसल्स कॉजिंग द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट द प्रोड्यूस मियोसिस। ये मियोसिस कॉज करवाते हैं, यानी पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब ग्लोकोमा अपना आईज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन क्या हो जाते हैं, बिकम्स
पेशेंट बिकम्स ब्लाइंड, यानी एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन बढ़ जाता है। आपने पढ़ा होगा 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अगर एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन हो जाए तो उस केस में क्या होते हैं, ग्लोकोमा होते हैं। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा और क्लोज एंगल ग्लोकोमा, दो अलग अलग ग्लोकोमा होते हैं। तो ये क्लोज एंगल ग्लोकोमा में बेसिकली यूजफुल होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट पूछा जा रहा है। तो गुआना बेंजीन है जी, गुआना फेसिन है जी, टीजानिडीन है जी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। यहाँ पर सब के सब गुआना बेंजीन, गुआना फेसिन, टीजानिडीन, इसके अलावा क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ये सब के सब क्या है स्टूडेंट, तो अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। क्या है भाई, इनको सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग भी कहा जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज इनके पास होते हैं। ये नॉर एड्रीनलिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, है ना। तो हियर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। सो गाइज स्टूडेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट गुआना बेंज, गुआना फेसिन, टीजानिडीन, डेल्टोमिडीन, आयोफेक्सिडिन, अप्राक्लोनिडीन, ये सारे ड्रग हैं। क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ये सारे ड्रग आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कन्वर्जेंट कैन प्रोड्यूस वेट लॉस। अगर लंबे समय तक किसी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को यूज करते हो तो वेट लॉस हो सकता है, वजन कम हो सकता है। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है यानी एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी उनके पास, एंटी सीजर प्रॉपर्टी उनके पास है। और अगर लंबे समय तक हम यूज करते हैं तो वेट लॉस करवाते हैं। तो गाबापेंटीन, ऑक्स कार्बामेजिपाइन, टॉपिरामिड एंड वेलप्रोइक एसिड। ऑब्वियस टॉपिरामिड, टॉपिरामिड यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको ट्रिक से बताया भी होगा कि टॉप कंपनी में जॉन क्या करता था, काम करता था लाखों के पैकेज पे, है ना। एक साला पकाऊ था यानी सोडियम वेलप्रोइट, लेमोट्रायाजिन, फेनिटोइन, वो टॉप कंपनी में काम करता था। टॉपिरामिड नाम क्या था भाई, जॉनसन यानी जोनिशामाइड, और लाखों के पैकेज पे था लाकोसामाइड। टॉप कंपनी में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती थी जिनकी वजन कम होती थी। तो यानी कि टॉपिरामिड जो ड्रग है वो वजन कम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स अप्लाई करके आप उनको क्या कर सकते हो, ड्रग रिलेटेड पॉइंट को याद कर सकते हो। टॉपिरामिड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। तो फेंट्रामिन एंड टॉपिरामिड वाज अप्रूव्ड FDA in 2012 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इनको यूज किया जाता है। टॉपिरामिड में ऑल्सो स्पीड अप मेटाबॉलिज्म विच मीन्स दैट द बॉडी बर्न्स कैलोरीज मोर क्विकली। ये क्या करते हैं भाई, तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, जिसके कारण बॉडी जो हमारी है कैलोरीज को बहुत क्विकली क्या करती है, बर्न करती है। Topiramate also appear to improve obesity associated metabolic weight loss by the enhancing insulin secretion from the pancreatic beta cell से इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, लिपोटॉक्सिसिटी वगैरह से हमें प्रोटेक्ट करता है। इंक्रीजिंग इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक इन एडिपोज टिश्यूज एंड मसल्स बाय इंक्रीजिंग सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एडिनोपैक्टिन। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, तो इंसुलिन को रिलीज करवा करके ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ में वजन लॉस करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Come to the next question. Choose selective serotonin reuptake inhibitor used as a antidepressant. तो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की बात की जा रही है जो एज ए एंटी डिप्रेजेंट यूज किया जाता है। सेलेक्टिव यानी SSRI ड्रग पूछा जा रहा है। तो सनराइज होते ही जुलाई टाइम पे बीनल का फोन आया, डुलोक्सेटिन और वेनलाफैक्सिन। तो देखिए डुलोक्सेटिन वेनलाफैक्सिन है ना, तो इसिटाइलोप्राम, डोक्सेपिन, वेनलाफैक्सिन, डुलोक्सेटिन यूज्ड एज अ एंटी डिप्रेजेंट। तो वैसे यहाँ पर दोनों ड्रग यूजफुल है, वेनलाफैक्सिन भी और डुलोक्सेटिन, दोनों एज अ एंटी डिप्रेजेंट ड्रग यूज होते हैं और दोनों SSRIs ड्रग है, यानी एंटी डिप्रेजेंट कैटेगरीज में आपने पढ़ा होगा। SSRI ड्रग यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ऑप्शन सी और डी दोनों दिया गया है ना। यहाँ पर एक्सेप्ट रहेगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। एक्सेप्ट देन, तो एक्सेप्ट देन में इसिटाइलोप्राम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डोक्सेपिन भी क्या करता है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, ये दोनों तो सेकंड जनरेशन ड्रग हैं। और ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है आपका किसमें भाई, एंटी डिप्रेजेंट में। और ये भी क्या करता है, तो सेरोटोनिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ये तब सही होगा क्योंकि यहाँ पर जब एक्सेप्शन पूछा जाएगा, क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर एक्सेप्ट देन है, तब आपका आंसर इसिटाइलोप्राम होगा, ठीक है ना। ओके 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 ओके, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा बाय मिस्टेक्स मेरे से हो गया अभी इसके एक्सप्लेनेशन में। बिल्कुल सही आंसर है।
एक्चुअली SNRIs ड्रग जो है वो है आपका वेनलाफैक्सिन और डुलोक्सेटिन, है ना, यानी सेरोटोनिन नॉर एड्रिनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। और ये सेकंड जनरेशन है, ये दोनों, ये सेकंड जनरेशन है, ये भी सेकंड जनरेशन है, और ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। ये आपका SSRI है, यानी सत श्री अकाल करके याद करवाते, थोड़ा सा निमोनिक्स मिस हो गया यहाँ पर, सत श्री अकाल करके याद करते हैं। सत श्री अकाल फूलो फलो, यहाँ पर देखो ट्रिक्स दिया गया है ड्रग्स, सत श्री अकाल फूलो फलो पारो सरिता सीता डैपर बनो, ठीक है ना। तो सत श्री अकाल से हो जाता है SSRIs ड्रग यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक, तो फूलो से फ्लूओक्सेटिन, फलो से फ्लोवोक्सामिन, पारो से पारोक्सेटिन, सरिता से सेट्रालिन, सीता से सिटेलोप्राम और इसिटेलोप्राम दोनों हो जाएगा, और डैपर बनो यानी डेपोक्सेटिन, ठीक है। बाय मिस्टेक्स मैं SNRI वाला ट्रिक्स इस पे अप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पूछा जा रहा, तो इसिटेलोप्राम सही आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, ये क्वेश्चन सही है और ये आंसर भी सही है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पर आपका याद रखना है SSRI ड्रग यहाँ पर ये है SNRI ड्रग वेनलाफैक्सिन डुलोक्सेटिन, ठीक ना। सनराइज होते ही जुलाई टाइम पे बिमल का कॉल आया, सत श्री अकाल फूलो फलो सरिता पारो खूब डैपर बनो, ऐसा करके मैंने आपको ट्रिक्स से क्वेश्चंस याद करवाए होंगे, ट्रिक्स क्लासिफिकेशन याद करवाए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स एक्ट ऑन, बीटा ब्लॉकर कहाँ एक्ट होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अच्छा, ये फेज की बात की जा रही है, यानी कि आपने पढ़ा होगा एंटी अरिथमिक ड्रग में ये फेज होते हैं, ये डीपोलराइजेशन, देन ये आपका पोटासियम बाहर जाता है, फिर कैल्शियम प्लेटिव फेज बनाता है, और उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। तो ये आपका क्या है जी, फेज 0 होता है सोडियम की एंट्री के कारण, फेज 1 है पोटासियम बाहर जाते हैं, फेज 2 है कैल्शियम की एंट्री होती है, और ये फेज 3 है पोटासियम बाहर जाते हैं, और ये फेज 4 है जहां से चीजें क्या होती है, रीस्टोर होती है, यहाँ रीस्टोर होती है। तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है स्टूडेंट, बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होते हैं वो फेज 4 पे बाइंड करते हैं। फेज 1 पे कौन बाइंड करते हैं, तो फेज 1 पे कोई भी ड्रग नहीं है। फेज 2 पे बेसिकली ड्रग बाइंड करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपने पढ़ा होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग है वो फेज 2 पे बाइंड करते हैं। फेज 3 पे पोटासियम चैनल ब्लॉकर बाइंड करते हैं, पोटासियम चैनल ब्लॉकर बाइंड करते हैं। फेज 4 पे बीटा ब्लॉकर ड्रग बाइंड करते हैं, कौन बाइंड करते हैं, बीटा ब्लॉकर। और फेज 0 पर एक फेज 0 होता है जहां पर सोडियम चैनल ब्लॉकर एक्ट करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये एंटी अरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो देखियो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था कि बीटा ब्लॉकर कहाँ होगा, तो बीटा ब्लॉकर फेज 3 पे फेज 4 पे बाइंड करेगा, है ना। इस वाले स्टार्टिंग जो रीस्टार्ट होते हैं वहां पर क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट इसके लिए। तो क्या करा जी, इस्मोलोल सोटालोल रोएप्रानोलोल एंटी अरिथमिक ड्रग है, बीटा ब्लॉकर है। दिस ड्रग डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 4 डीपोलराइजेशन, फेज 4 डीपोलराइजेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। And automaticity in SA node. This drug have antiarrhythmic property by the virtue of their beta receptor blocking action. ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, डायरेक्ट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन है, एंड डिक्रीज द सिंपैथेटिक ऑफ द हार्ट, यानी रीस्टोर को रोकता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को रोकेगा, हार्ट रेट को क्या करेगा स्टूडेंट, डिक्रीज करेगा। Come to the next question. In which type of disease cholesterol and fatty materials accumulate in the wall of the arteries? किस डिसऑर्डर में आपने पढ़ा होगा कि ये ब्लड वेसल्स हैं और इनमें ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाते हैं भाई, तो ये कोलेस्ट्रॉल सर डिपोजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर में, ये लिपिड ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, डायबिटिक सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एनीमिया। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैटी मटेरियल्स यहाँ पर जो एक्यूमुलेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वैसे उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, क्या कहते हैं भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्या देखो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, क्योंकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कैल्शियम का डिपोजिशन होना, जिसके कारण क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके कारण क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, इसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, हाइपरटेंशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल या फैटी मटेरियल्स का डिपॉजिट होना ब्लड वेसल्स के अंदर में, दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द बिल्डअप ऑफ फैटी कोलेस्ट्रॉल and other substance in and on the arterial wall. A buildup of cholesterol and fat in the wall of arteries cause obstructions of blood flow. ब्लड फ्लो को रोकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या ये जो येलो कलर का आपको शो हो रहा है, ये क्या है जी, आपका
ये यहाँ पर प्लैक हिस्से में हुए हैं। ये आपका बेसिकली क्या है जी, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ में आया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिपैरिन एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। हिपैरिन जो है एक्ट होता है एज एन एंटीकोगुलेंट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। तो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पर एक्सेप्शन पूछा जा रहा है, एक्सेप्शन याद रखेंगे, एक्सेप्शन है तो ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, बाइंड एंड इनएक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन, इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मोनोमर। तो यहाँ पर हिपैरिन क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, एक्चुअली एक्सेप्ट देन पूछा जा रहा है, तो क्या नहीं करते हैं सर, तो यहाँ पर बेसिकली ये सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो इट कैन नॉट ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये आपका हिपैरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। बाकी ये एंटीथ्रोम्बिन पे बाइंड करके इनएक्टिवेट करते हैं, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करते हैं और फिब्रिन के मोनोमर की फॉर्मेशंस को रोकते हैं। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए एक्सेप्शन है, ये हिपैरिन नहीं कॉज करते हैं। तो हिपैरिन इज अ सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड विद अ मॉलिक्यूलर वेट रेंज 3000 to 30,000 डाल्टन्स। इट प्रोड्यूस इट्स मेजर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय इनएक्टिवेटिंग थ्रोम्बिन एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 10 थ्रू अ एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ये बेसिकली थ्रोम्बिन को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। हिपैरिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हिपैरिन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बिन 3 पर, डिग्रेड करते हैं थ्रोम्बिन एंड कोगुलेशन फैक्टर 10 को, और हिपैरिन यहाँ से रिलीज होता है, प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, यानी फिब्रिन के मेसवर्ग को भी नहीं बनने देते हैं, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन मतलब इसको हम एड्रीनलिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन को और क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द एड्रीनलिन। तो एपिनेफ्रिन इज अस्थमा, इन अस्थमा एक्ट ऑन। एपिनेफ्रिन यानी एड्रीनलिन की बात की जा रही है, यानी कि बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है। तो बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो बेसिकली कहां पे एक्ट करेंगे जी, तो बीटा 2 रिसेप्टर पे जाकर के क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रोंकाई में बीटा 2 रिसेप्टर ही क्या करता है, तो बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है सर, और ब्रोंकाई पे क्या कॉज करता है, तो ब्रोंकाई पे ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। इसीलिए ये जो ड्रग है एड्रीनलिन जो आपका यानी एपिनेफ्रिन जो ड्रग है, ये इस रिसेप्टर पे एज अ एगोनिस्ट बाइंड करेगा और उस ब्रोंको डायलेशंस को क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा, ताकि एयर पैसेज और ब्रॉड हो जाए, सांस लेने में डिफिकल्टीज जो हो रही है पेशेंट को वो ना हो। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एपिनेफ्रिन कॉन्ट्रैक्ट आर्टरियोल्स इन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वाइसेरा एंड डायलेट वेसल्स गोइंग टू द लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। Renal blood flow is decreased, therefore the cumulative effect is an increase in systolic blood pressure coupled with a slight decrease in diastolic pressure। ये तो दूसरे हो गए। ये बेसिकली ब्रोंकाई पे मैंने आपको बताया कि ब्रोंकाई पे ब्रोंको डायलेशन प्रॉपर्टी क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, जिस कारण से इनको अस्थमा के पेशेंट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इनको दिया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट यूज करते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। तो याद रखेंगे सब में सोडियम है, लेकिन सोडियम थायोसल्फेट जो होते हैं स्टूडेंट यूज होते हैं एज अ एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट के रूप में हम किसको यूज करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम सोडियम थायोसल्फेट को सर क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिल्कुल याद कर लेंगे, आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो करेंटली द अवेलेबल साइनाइड एंटीडोट आर सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। दिस अवेलेबल एंटीडोट आर गिवन बाय द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस रूट से देते हैं, और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही इनको पेनिट्रेट करें, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर दे। क्या कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन पे जाकर के मिथेनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, साइनोमिथेनोग्लोबिन बनते हैं। ये मिथेनोग्लोबिन आगे जाकर के सोडियम थायोसाइनेट के साथ बॉडी के साथ क्या होता है, साइनाइड एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि बाहर हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्जेनाटाइड इज अ न्यूअर ड्रग प्रपोज टू ट्रीटमेंट ऑफ, ये नई ड्रग आई है एक्जेनाटाइड, किसके लिए भाई, तो ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरपैराथायरॉयड और एंटी एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी। तो एक्जेनाटाइड नई ड्रग्स आई है जो बेसिकली डायबिटीज पेशेंट के लिए आता है। डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को ये क्या किया जाता है, दिया जाता है, टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज के लिए। तो एक्जेनाटाइड का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी दैट इज द डायबिटीज मेलिटस। एक्जेनाटाइड जो न्यूअर ड्रग है, प्रपोज किया गया है, यानी कि नई ड्रग, ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए, तो डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए इनको क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यूज करते हैं। सो क्या करा एक्जेनाटाइड, द सिंथेटिक DPP4 रेजिस्टेंट एनालॉग विच एक्टिवेट GLP
one receptor and produce the same response. Being a peptide, it is inactive orally. Injected subcutaneous before breakfast and dinner. It is used add-on drug to metformin. Combinations of these or pioglitazone is poorly controlled. Type 2 diabetes. Benefits noted are lowering of postprandial as well as फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज HbA1c एंड वेट लॉस ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं. एक्जेनाटाइड याद रखेंगे, डायबिटीज मेलिटस में बेसिकली यूजफुल है. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ट्रिपैनोमा पैलोडियम. ट्रिपैनोमा पैलोडियम एक्चुअली क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एक बैक्टीरिया है जो बेसिकली एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करते हैं. तो ट्रिपैनोमा पैलोडियम क्या कॉज करते हैं, लेप्टोस्पोरोसिस नहीं सर, पिंटा नहीं सर, सिफिलिस कॉज करते हैं. टेटनस विब्रियो कॉज करता है. तो यहाँ पर आपका ट्रिपैनोमा पैलिडी में क्या है भाई, तो सिफिलिस कॉज करता है. तो ऑप्शंस यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्शंस नंबर सी. तो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब बचपन मतलब इन द सेंस क्लास 10th वगैरह से पढ़ते आ रहे होंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कि निसेरिया गोनोरिया कॉज करते हैं, HIV एड्स कॉज करते हैं, और आपका ट्रिपैनोमा पैलिडियम STD यानी सॉरी सिफिलिस कॉज करते हैं. तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो सिफिलिस द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रिपैनोमा पैलिडियम. सिफिलिस कॉज सीरियस हेल्थ इफेक्ट विदाउट एडुक्वेट ट्रीटमेंट. ठीक है ना, ये सीरियस इफेक्ट क्या करते हैं, कॉज करते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉट्रीमोक्साजोल कंटेन सल्फ मेथोक्साजोल एंड द ट्राइमिथोप्रिम इन द रेशियो ऑफ. तो देखिए नाम में ही क्लियर है, कॉट्रीमोक्साजोल यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन है. को मतलब क्या है भाई, तो को मतलब कॉम्बिनेशन है ना, याद रखेंगे. को मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. ट्राई मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो ट्राई मिथोप्रीम होते हैं. क्या लिए गए हैं, ट्राई मिथोप्रीम लिए गए हैं. और मोक्साजोल से क्या लिया गया स्टूडेंट, सल्फ मेथोक्साजोल को लिया गया है. यानी कि कॉट्रीमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई मिथोप्रीम एंड सल्फ मेथोक्साजोल. अब ट्राई मिथोप्रीम कितने होते हैं, तो याद रखना 1 और मोक्साजोल यानी सल्फ मेथोक्साजोल कितने होते हैं, 5. यानी 1:5. 1 क्या है भाई, तो ट्राई मिथोप्रीम, और एस यानी सल्फ मेथोक्साजोल कितना है, 5 है. ये रेशियो होता है. जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तब याद रखना ये रेशियो 1:20 में चेंज हो जाता है. याद रखना ये तो क्या है, बाहर का रेशियो क्या है, तो याद रखेंगे बाहर का रेशियो है 1:5, और जब हमारी बॉडी में आते हैं तो क्या हो जाता है, 1:20 हो जाता है. याद रखेंगे ये पॉइंट को. ट्राई मिथोप्रीम फर्स्ट, सल्फ मेथोक्साजोल सेकंड. अब यहाँ पर इसने क्या दिया, पहले सल्फ मेथोक्साजोल देन ट्राई मिथोप्रीम. तो अब इसका उल्टा कर दो, यानी सल्फ मेथोक्साजोल कितना मैंने बताया, तो सर सल्फ मेथोक्साजोल आपने बताया 5 और मैंने ट्राइमिथोप्रिम कितना बताया 1. तो 5:1 इसका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. याद रखेंगे मैंने आपको याद करवाया ट्राइमिथोप्रिम सल्फ मेथोक्साजोल. ट्राइमिथोप्रिम सल्फ मेथोक्साजोल कितना है, 1:5 है. बॉडी में जाकर के 1:20 हो जाता है. इसने पहले क्या दिया है, सल्फ मेथोक्साजोल. तो पहले आप क्या करोगे, सल्फ मेथोक्साजोल. तो सल्फ मेथोक्साजोल कितना है भाई, तो यहां से निकालो 5 है. और ट्राइमिथोप्रिम कितना है सर, तो 1 है. तो 5:1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. 1:5 आंसर करेक्ट नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है. अगर इसने पहले ट्राइमिथोप्रिम पूछता और उसके बाद सल्फ मेथोक्साजोल पूछता तब 100% आपका आंसर बी होता. लेकिन अभी क्या है 5:1 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है. बॉडी के अंदर जाकर के रेशियो चेंज हो जाती है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है. तो क्या कह रहा है, सल्फ मेथोक्साजोल was selected for the combining with the trimethoprim because both have the nearly the same T half दोनों की सेम है, around 10 are the dose ratio obtained in the combinations of sल्फ मेथोक्साजोल with the trimethoprim 5:1 के रेशियो में इसको यूज करते हैं. ट्राइमिथोप्रिम मोर लिपिड सॉल्युबल. ट्राइमिथोप्रिम क्या होता है स्टूडेंट, तो मोर लिपिड सॉल्युबल होते हैं. एंटर मेनी टिश्यूज हैज अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन सल्फ मेथोक्साजोल एंड अटेन लोअर प्लाज्मा कंसंट्रेशन. द ऑप्टिमल पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इन द रेशियो 1:20. मैंने बताया ना कि बाद में ये रेशियो क्या हो जाते हैं, 1:20 हो जाते हैं ट्राइमिथोप्रिम और सल्फ मेथोक्साजोल के. ठीक है, कर लोगे, याद हो जाएगा. क्वेश्चंस आएंगे यहां से, बन सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइटिंग एजेंट. यहाँ पर अल्कलाइटिंग एजेंट की बात की जा रहा है. विनक्रिस्टिन, मरकोप्टोप्यूरिन, एमिनोक्सिडिन और बेंडमस्टीन कौन से ड्रग हैं जो आपको एक अल्कलाइटिंग एजेंट हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइटिंग एजेंट. इनमें से कौन से एक अल्कलाइटिंग एजेंट ड्रग है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंडामस्टीन. ठीक है, अल्कलाइटिंग एजेंट में देखो मेक्लोर्थामिन, बेंडामस्टीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेलफैलेन, क्लोराम्ब्यूसिल, इसफॉस्फेमाइड, थायोटेपा, अल्टरमिन, बुसुल्फैन, ये सारे आपको अलग अलग एरिया, कार्मास्टिन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे जब आप क्या पढ़ रहे होंगे, एंटी कैंसरस ड्रग. एंटी कैंसर ड्रग की ये क्लासिफिकेशन दिया है. विनकालक्लोराइड में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनरोलिन, टैक्सिन में पिस्लिटैक्सिल, डोजीटॉक्सिल, इपेडोफायरोटॉक्सिन में टोपोसाइड, टिनोपोसाइड,
कैम्पटोथेसिन एनालॉग में है टोपाटिकोन, एरिनोटिकोन। ये क्लासिफिकेशन एंटी कैंसर में आपको देखने को मिलेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर? SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की बात की जा रही है। क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, टमोक्सिफेन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टमोक्सिफेन। टमोक्सिफेन क्या है? SERM है, यानी कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ड्रग के रूप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? सी, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से लिया गया है। तो टमोक्सिफेन एंड रलोक्सिफेन आर द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। टमोक्सिफेन इज अ हार्मोन थेरेपी ड्रग टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन एंड मेन में और वीमेंस में, बेसिकली सबसे ज्यादा वीमेंस में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें ये यूजफुल होता है। टमोक्सिफेन साइड इफेक्ट में भी इंक्लूडेड, इसमें क्या है तो मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स, आपको हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट, वजाइनल ड्राइनेस, वेट गेन देखने को मिल सकता है, इरेगुलर लॉस और मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ये सब इनके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केटानसेरिन एंड ग्रेनिसेट्रन रिस्पेक्टिवली आर। केटानसेरिन एंड ग्रेनिसेट्रन ये रिस्पेक्टिवली क्या है? 5:1B एंटागोनिस्ट, 5:2 एंटागोनिस्ट, 5:2 एंटागोनिस्ट, 5:3 एंटागोनिस्ट, 5:1A एगोनिस्ट एंड 5:2A2C एंटागोनिस्ट, 5:1D एंटागोनिस्ट एंड 5:1A एगोनिस्ट। तो बेसिकली केटानसेरिन, ग्रेनिसेट्रिन, ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी 5:2 एंटागोनिस्ट है केटानसेरिन, और ग्रेनिसेट्रॉन जो है आपका 5:3 एंटागोनिस्ट है। ग्रेनिसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन आपने पढ़ा होगा एंटी एमेटिक्स ड्रग में। तो 5:3 एंटागोनिस्ट आपका क्या है? ग्रेनिसेट्रॉन, याद रखेंगे, और 5:2 एंटागोनिस्ट क्या है? कीटानसेरिन है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो 5:2 एंटागोनिस्ट कीटानसेरिन, रिटानसेरिन, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, 5:3 ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, पाल्नोसेट्रॉन, रैमोसेट्रॉन। नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो है आपका एल्गोटामीन, लाइसर्जिक एसिड, 2 ब्रोमोलाइसर्जिक एसिड, मिथाइल सरसाइड, सिप्रोहेप्टाडिन और सिनेरेजिन, ये सब 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एंटागोनिस्ट है। नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव में 5:2 और 5:3 सेलेक्टिव यहाँ पर दिया गया, तीनों याद रखेंगे। 5:2, 5:3 ये दोनों याद भी कर लेंगे, तभी आपका जो बचा वो क्या है? नॉन सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट यानी ब्लॉकर ड्रग हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, पायरिडॉक्सिन गिवन टू अ पेशेंट ऑफ टीबी प्रिवेंट। पायरिडॉक्सिन जो है पेशेंट टीबी के पेशेंट को दिया जाता है किस चीज को रोकने के लिए? रिफैम्सिन इंड्यूस्ड हिपैटोटॉक्सिसिटी, इथैम्ब्यूटोल इंड्यूस्ड विजुअल डिफेक्ट, आइसोनियाजाइड, INH का मतलब होता है स्टूडेंट आइसोनियाजाइड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूराइटिस, एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन इंड्यूस्ड ऑटोटॉक्सिसिटी। तो पायरिडॉक्सिन जो ड्रग है वो टीबी के पेशेंट को दिया जाता है कौन से एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए? तो बेसिकली जो ड्रग्स आइसोनियाजाइड जो न्यूराइटिस कॉज करते हैं उससे बचने के लिए पेशेंट को पायरिडॉक्सिन ड्रग क्या करते हैं स्टूडेंट? हम देते हैं अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा? आइसोनियाजाइड इंड्यूस्ड इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ पायरिडॉक्सिन इन यूरिन, आइसोनियाजाइड इंड्यूस्ड डिक्रीज इन द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन बिकॉज द एक्यूमुलेटेड आइसोनियाजाइड इनहिबिट पायरिडॉक्सिन काइनेज व्हिच कन्वर्ट पायरिडॉक्सिन टू इट्स एक्टिव फॉर्म pyridoxyl phosphate. Peripheral neuritis due to interference with the utilization and increased excretion of pyridoxine can be avoided by giving prophylactic pyridoxine दे करके हम क्या करते हैं? INH के साथ दे करके प्रिवेंट करते। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गिवन pyridoxine एनालॉग विथ along with INH के साथ, यानी आइसोनियाजाइड के साथ अगर आप पायरिडॉक्सिन देते हैं तो आपको जो न्यूराइटिस वाली प्रॉब्लम है वो आपको अवॉइड यानी वो रुक सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, सबसे ज्यादा वॉमिटिंग कॉज करने के लिए कौन सा रिसेप्टर? साइटोटॉक्सिक के लिए सेरोटोनिन 5:2, 5:3, D2 और म्यू रिसेप्टर। तो साइटोटॉक्सिक के लिए 5:3 है, इसलिए कैंसरस पेशेंट को बेसिकली क्या होते हैं? कैंसरस पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी दिया जाता है, जिनके साइटोटॉक्सिक ड्रग दिए जाते हैं, तो उस केस में उनको वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा में सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट तब होते हैं जब साइटोटॉक्सिक इफेक्ट मिलता है, यानी साइटोटॉक्सिसिटी जब होती है, यानी हम जब सेल को डैमेज करते हैं, सेल को लाइसिस करते हैं, बेसिकली चाहे वो कैंसरस सेल क्यों ना हो, उनको लाइसिस करने के टाइम पे हमारा ये रिसेप्टर क्या होता है? एक्टिवेट होता है हमारे NTS में और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 5:3 रिसेप्टर ही वॉमिटिंग कॉज करवाता है सेरोटोनिन का, और कोई भी रिसेप्टर कॉज नहीं करवाता, याद रखेंगे। सेरोटोनिन में 5:3 रिसेप्टर ही क्या करवाता है? वॉमिटिंग कॉज करवाता है, इसलिए ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, पैलिनोसेट्रॉन, रैमोसेट्रॉन ये सब ड्रग देते हैं उसको इनहिबिट करने के लिए। अभी हम लोगों ने प्रीवियस अभी 1-2 क्वेश्चंस के पहले उसको हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्व भी किया था। सो ये हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
5HT3 रिसेप्टर लोकेशन कहाँ पर है, CTZ पे, मैंने बताया आपको कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पे। स्टिमुलेशन होगा तो वॉमिटिंग होगा। 5HT3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन GUT वॉमिटिंग सेंटर पार्टिसिपेट इन वॉमिटिंग especially that evoked by cytotoxic drug or radiotherapy is mediated by the release of 5HT and its action 5HT3 receptor in the GUT। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट माइग्रेन। अक्यूट माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, मिथाइलसर्जिड, सुमाट्रिप्टन, एर्गोटामिन और प्रोप्रानोलॉल। ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सा ड्रग को हम यूज करेंगे, मिथाइलसर्जाइड, सुमाट्रिप्टन, एर्गोटामिन और प्रोप्रानोलॉल। एक्यूट माइग्रेन के केस में बेसिकली हम सुमाट्रिप्टन ड्रग को क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं, याद रखेंगे सेरोटोनिन से रिलेटेड ड्रग है। तो द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन अटैक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंट्रिप्टन, सेरोटोनिन, 5HT1 BD रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी सेरोटोनिन एगोनिस्ट है, आर रेकमेंडेड, उस केस में इसको रेकमेंड किया जाता है। इन वेरी सीवियर अटैक सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टन इज फर्स्ट चॉइस। तो सीवियर अटैक में सुमाट्रिप्टन फर्स्ट चॉइस ड्रग भी यूज होते हैं जब हम उसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। तो सीवियरिटी में देखिए, माइल्ड में सिंपल एनाल्जेसिक NSAID दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में एंटीएमेटिक के साथ। मॉडरेट में NSAID कॉम्बिनेशन विद ट्रिप्टन अर्गोटलक्लोइड। सीवियर में ट्रिप्टन अर्गोटलक्लोइड के साथ आप दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस में प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर, दूसरे बीटा ब्लॉकर के साथ एमेट्रिटाइलिन अदर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ, और फ्लूनेराजिन अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ, और बेलप्रोएट, टॉपिरामेट, ये सब एंटी सीजर ड्रग, एंटी कन्वर्जन ड्रग भी हम यूज कर सकते हैं माइग्रेन के केस में। तो आज हम लोग पार्ट 16 जो था हमारा स्टूडेंट वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इट मीन्स फार्माकोलॉजी का 16 पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू वंस अगेन।